Hello dear students, I myself Andy Joshi and I welcome you to my channel Joshi Easy English। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से आप बोर्ड एग्जाम को अच्छी प्रकार से फेस कर सकते हैं और किस प्रकार आप बोर्ड में बिना किसी डर के, बिना किसी भय के आसानी से अपने पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स हमारे चल रहे हैं और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आप 10th क्लास में इंग्लिश का जो पेपर आता है उसको आप किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको एग्जाम में अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कि किस प्रकार से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपके जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर्स की समरी हमारे माइंड में लर्न होना चाहिए। सभी चैप्टर्स के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हमको सारी जानकारी होना चाहिए। जितने भी मेन ग्रामर के टॉपिक्स हैं उन पर हमारा कमांड होना चाहिए, हमारी प्रैक्टिस होना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें हमको आती हैं तो हम पेपर को बहुत ही अच्छी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि इन केस यदि हमारी तैयारी किसी प्रकार से बहुत अच्छी नहीं भी हो पाई है तो आप कुछ टिप्स का यूज करके, कुछ सावधानियों का प्रयोग करके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मन में याद रखकर भी आप अपने कम तैयारी के बावजूद अपने पेपर को बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आपको क्या करना है। जो भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, क्वेश्चन पेपर को आपको थॉरोली रीड करना है, पूरे क्वेश्चन पेपर को आपको पढ़ना है और पढ़ने के साथ आपको याद रखना है कि जो भी क्वेश्चन आपको अच्छी से अच्छी प्रकार से आते हैं उनको आपको पेन से टिक कर लेना है कि इस क्वेश्चन पेपर में ये आउट ऑफ 14 जो लगभग 14 क्वेश्चन आते हैं इसमें से इतने क्वेश्चन मेरे को अच्छी प्रकार से आते हैं। दे में भी 4, 5, 6, 7, 8 कितने ही हो सकते हैं, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7, जितने भी हो सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से आते हैं उनको आप टिक कर लीजिए। कुछ बच्चों के माइंड में पहले से ऐसा सेट होता है कि हम सीरियल से क्वेश्चन को करेंगे तो हमको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अपने माइंड इस बात को अपने मन से निकाल दीजिए। यदि आपको पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से नहीं आता है तो जो क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से आते हैं उन क्वेश्चन से आप अपना आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। बट कंडीशन एक बात की याद रखना है, आप जिस किसी भी क्वेश्चन को करें, चाहे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं या फिर थर्ड करते हैं या फिर 9th करते हैं या फिर 4th करते हैं या फिर कोई भी क्वेश्चन आप करते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन नंबर जो है वो बहुत ही क्लियर लिखा होना चाहिए। एंड आई विल एडवाइज यू, और मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि जब भी आप क्वेश्चन नंबर डालते हैं तो हेडिंग पेन का यूज करें जिससे कि वो क्वेश्चन क्लियरली दिखाई दे और टीचर के मन में इस बात का कोई डाउट ना रहे कि जो आंसर है ये किस क्वेश्चन का है। इसका आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 4 पार्ट आते हैं फॉर एग्जांपल, तो वो फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी, फर्स्ट का डी। आपको सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी क्वेश्चन को नहीं लिखना है, आपको केवल आंसर्स लिखना है। क्वेश्चन लिखकर आपको अपना टाइम किल नहीं करना है, आपको केवल आंसर्स लिखने हैं। इस बात का आंसर नंबर फर्स्ट ए, आंसर नंबर फर्स्ट बी, आंसर नंबर फर्स्ट सी, आंसर नंबर फर्स्ट डी, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसका ध्यान रखिए। सेकंड थिंग, एक क्वेश्चन करने के बाद फर्स्ट का आपने ए पार्ट किया, आपको क्या करना है, 2 लाइंस को छोड़ना है। फर्स्ट बी आपने किया, 2 लाइन को छोड़िए। फर्स्ट का सी पार्ट किया, 2 लाइन को छोड़िए। फर्स्ट का डी पार्ट किया, 2 लाइन को छोड़िए। और जब एक क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो रूलर की मदद से एक लाइन खींच देते हैं नीचे और आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा, टीचर को पढ़ने में सुविधा होती है। दूसरा फायदा, टीचर को मार्क्स देने में सुविधा होती है। और तीसरा फायदा, हर क्वेश्चन एक क्वेश्चन से थोड़ा सा एक गैप पर रहता है तो किसी प्रकार का एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से मैच नहीं करता। इसका प्लस पॉइंट ये भी होता है, कभी कभी हमको क्वेश्चन बाद में याद आ जाता है कि इसका आंसर थोड़ा सा हमको और लिखना चाहिए था, लेकिन अगर हमने लाइन नहीं छोड़ी होगी तो हम कहाँ लिखेंगे। लेकिन अगर हमने 2 लाइंस छोड़ी हुई हैं तो निश्चित रूप से हम क्या कर सकते हैं, वहां पर अपने क्वेश्चन को लिख सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा ट्रू एंड फॉल्स है, वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, या हमारा कोई ग्रामर का क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है, तो यदि हमारे पास 2 लाइन छूटी होंगी तो वहां पर हम उस आंसर को लिख सकते हैं। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। अगर आप लाइन नहीं छोड़ते हैं तो आपको आंसर लिखने के लिए जगह नहीं मिलेगी और हो सकता है आप लिखें वो आंसर टीचर की निगाह में नहीं आए और आपको मार्क्स नहीं मिल पाए। ऐसा कभी कभी हो जाता है, इसका ध्यान रखना है। ओके,
अब मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से हमारा एग्जाम में आएगा। एक टोटल सेटअप है, इस क्वेश्चन इसी सीरीज में आएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि हर क्वेश्चन को आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन में आपको बताऊंगा आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। लेट्स सी। पहला क्वेश्चन आपका जो है वो अनसीन पैसेज का आएगा। तो एक पैसेज होगा जो आपने पहले पढ़ा नहीं होगा या शायद पढ़ा भी होगा, कोर्स का नहीं होगा। उसको आपको किस प्रकार से करना है, उसके नीचे 4 या 5 क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर आपको किस प्रकार से लिखना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको उस पैराग्राफ को 2 बार 3 बार या इवन 4 बार पढ़ना है। 4 बार पढ़ने के बाद उस पैराग्राफ का एक मीनिंग जो होता है वो आपके माइंड में सेट हो जाता है। फिर आप क्वेश्चन को पढ़िए और उसके आंसर आपको क्या करने हैं, लिखने होते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर लिखने में कंजूसी मत करें, क्योंकि आंसर कभी पहले तो कभी बाद में होता है। तो यदि हम मैक्सिमम वर्ड्स में उसको लिखने की कोशिश करेंगे तो आपका जो आंसर है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, उससे मैच कर जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन है आर्टिकल राइटिंग। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसको हम आर्टिकल राइटिंग को पहले हम ऐसे राइटिंग कहते थे। तो आर्टिकल राइटिंग में कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे अपने विचार लिखने को कहा जा सकता है। तो कोई भी टॉपिक उन्होंने दे दिया, फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन दे दिया, फॉर एग्जाम्पल टेररिज्म दे दिया, फॉर एग्जाम्पल एनी फेस्टिवल दे दिया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी इंसिडेंट दे दिया जो कि रिसेंटली घटित हुआ है, तो उस घटना को अपने मन में आप सेट करिए, एक कहानी हिंदी में अपने मन में बनाइए और उसके बाद उसके आंसर्स को आप क्या कर दीजिए, उसको आप नरेट कर दीजिए पैराग्राफ वाइज। 3 पैराग्राफ में उस कहानी को आप लिख दीजिए, तो आपका आर्टिकल का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और यदि ऐसे आता है तो ऐसे को तो आपको मालूम है किसी फेस्टिवल पर आ सकता है, किसी विजिट पर आ सकता है, किसी फ्रेंड पे आ सकता है, किसी पर्सन पे आ सकता है, किसी सिटी पर आ सकता है, किसी जर्नी पर आ सकता है। तो उसको आपको क्या करना है, हेडिंग वाइज लिखना है। इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका लेटर राइटिंग, तो मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन या लेटर राइटिंग का क्वेश्चन आएगा। आपको याद रखना है एप्लीकेशन लिखने का परफॉर्मेंस सेम होता है, 2 कॉमा द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, सिटी का नाम, उसके बाद एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद एक लाइन छोड़ के सर या मैडम जो भी है, उसके बाद कॉमा लगाकर नेक्स्ट पार्ट में मेन उसकी बॉडी को लिखना है। और आखिरी में आप सब जानते हैं कि योर्स ओबीडियंटली करके उसके नीचे XYZ करके और लेफ्ट हैंड में डेट डालकर आप कर देते हैं। याद रखिए एप्लीकेशन अगर आपकी आती है तो आपको यहाँ पर 2 कॉमा द प्रिंसिपल, उसके बाद आपको स्कूल का नाम, स्कूल का नाम के बाद आपके सिटी का नाम, ये लिखना है, सभी कैपिटल में लिखना है। आपको याद रखना है 2 कॉमा द प्रिंसिपल, T कैपिटल, प्रिंसिपल का P कैपिटल, स्कूल का नाम जितने भी वर्ड में हो उसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल लिखना है। सभी अलग लाइन 2 कॉमा द प्रिंसिपल कॉमा स्कूल का नाम, उसके बाद सिटी का नाम, और उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको सब्जेक्ट किस विषय पर आप लिख रहे हैं, और उसके बाद आपको क्या लिखना होता है, उसके बाद आपको सर मैडम रेस्पेक्टिंग वर्ड यूज करके पैराग्राफ में लिखना है। और आखिरी में यहाँ पर आपको लिखना है योर्स ओबीडियंटली XYZ। नाम किसी भी कीमत पर ना लिखें, इसका ध्यान रखिए। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड में आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड में आपको डेट डाल देनी। इस प्रकार से अगर आप एप्लीकेशन को करेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपका लेटर आता है तो लेटर 2 प्रकार का आ सकता है, या तो पर्सनल और या फिर ऑफिशियल। ऑफिशियल की भाषा यही होती है जो मैंने आपको बताई है, लेकिन जो पर्सनल लेटर होता है उसको क्या करना होता है, राइट हैंड टॉप पर आपको अपना एड्रेस लिखना होता है 3 लाइन्स में। फर्स्ट लाइन में हाउस नंबर और लोकेलिटी का नाम, हाउस नंबर और मोहल्ले का नाम, दूसरी लाइन में सिटी, और तीसरी लाइन में आपको लिखना होती है डेट। उसके बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आते हैं, जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, या तो हम लेटर अपने से बड़ों को लिखते हैं, या लेटर अपने से छोटों को लिखते हैं, और या फिर हम लेटर लिखते हैं अपने से बराबर वालों को। अगर हम बड़ों को लिखते हैं तो जो पार्टिंग वर्ड होता है वो होता है आपका योर्स लविंग, और यदि अपने से छोटों को लिख रहे हैं तो वहां पर होता है योर्स अफेक्शनेटली, और यदि अपने बराबर वालों को लिखते हैं तो होता है योर्स सिंसियरली। इस बात का ध्यान रखना है, आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आप सही चीज को सही फॉर्मेट में लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपको मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन कोई भी हो, डजेंट मैटर, से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आसानी से मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रामर है। देखिए ग्रामर डी स्टूडेंट बहुत एक बड़ा पोर्शन होता है। ग्रामर की तैयारी कभी भी एक दिन में नहीं होती है, इसलिए आपको लगातार इसका जो भी आपने अभ्यास किया है उस अभ्यास के आधार पर जो भी उसका बेस्ट आंसर होता है उसको आपको लिखकर मार्क्स लेने हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी की तरह कुछ भी लिखने से मार्क्स नहीं मिलते हैं, सही लिखने पर ही सही मार्क्स मिलते हैं। इसका ध्यान रखना है, इसलिए आपको साल भर एक अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसलेशन का पोर्शन। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और ट्रांसलेशन एक सिंपल सी कहानी होती है, सिंपल टेंस पर बेस्ड होती है, और आप टेंस को माइंड में रखकर यदि आप टेंस का सही प्रयोग करते हैं तो आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। साधारणतः जो कहानी आती हैं वो पास्ट टेंस पर होती हैं,
तो आप अगर पास्ट टेंस को अच्छी प्रकार से याद रखते हैं, जनरली सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपको स्टोरी में मार्क्स मिल सकते हैं। अगर कुछ और देखिए, याद रखना होता है, मार्क्स तभी अच्छे मिलते हैं ट्रांसलेशन में जब टेंस से रिलेटेड कोई भी मिस्टेक नहीं होती है। अगर टेंस का आपको अच्छा अभ्यास है, आप आसानी से मार्क्स प्राप्त कर। कभी कभी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आती है, बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि कोई हार्ड वर्ड आ गया, उसको मीनिंग नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड आ गया जिम्मेदारी, सब कुछ करिए, स्टोरी में एक वर्ड आ गया जिम्मेदारी, और किसी कारणवश वो उस समय हमारे माइंड में वो वर्ड सेट नहीं हो रहा है। क्या करना आपको, आप लिख सकते हैं कैपिटल लेटर JIMMEDARI। अगर आप ऐसा लिख देंगे तो निश्चित रूप से एक दो वर्ड ऐसे लिखकर आप वो वर्ड इंग्लिश के रूप में काम करता है और आपको मार्क्स मिल सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सीन पैसेज। ये देखिए, जो आपकी लिटरेचर की बुक है उसमें से एक पैसेज आएगा चैप्टर के अंदर से, जो बड़ा आसान होता है क्योंकि वो आपका पढ़ा होता है। उसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं, उसके आंसर आपको लिखना होते हैं। फिर से आप 2 या 3 बार पढ़िए उसको। इसलिए आसान होता है क्योंकि वो चैप्टर आपका पहले से पढ़ा होता है, इसलिए पैसेज पढ़ा हुआ आता है, इसलिए मार्क्स लेने में आसानी होती है। फिर भी मेरा आपसे यहाँ पर एक पर्सनल आपको एडवाइस है कि आप ऐसे में सभी लेसन्स और सभी राइटर्स के जो नाम हैं उनको जरूर याद रखिए, प्रोज में भी और पोएट्री में भी। उसके बाद क्या है, आपको 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा। तो शॉर्ट आंसर टाइप, जैसा मैंने आपको बताया, यदि आपको चैप्टर की अच्छी प्रकार से तैयारी है, चैप्टर की समरी आपके माइंड में है, आपको चैप्टर के मेन टॉपिक्स, चैप्टर के मेन पॉइंट्स और चैप्टर की मेन कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी है, तो निश्चित रूप से आप उस शॉर्ट आंसर्स को कर सकते हैं। इसी प्रकार जब हम लॉन्ग आंसर करते हैं तो यहाँ याद रखिए, यहाँ पर एक एडवांटेज होता है, लॉन्ग आंसर थोड़ा सा बड़ा होता है, हम लिखने को फ्री होते हैं। जब भी लॉन्ग आंसर आता है तो यहाँ पर मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा। वो एडवाइस ये है कि जब भी आप किसी लॉन्ग क्वेश्चन को करें तो फर्स्ट पैराग्राफ में आप लेसन और राइटर के बारे में जरूर लिखें, और लेसन और राइटर का जो नाम है वो आप हेडिंग पेन का यूज करिए, जो भी होना चाहिए उसको अंडरलाइन करें। इसके बाद जो हम आगे चलते हैं, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आता है, इसमें 100% मार्क्स मिलते हैं, लेकिन 3 सावधानियों पर याद रखना है। मैचिंग में ए पार्ट में 3 वर्ड्स होंगे और बी पार्ट में उनके जम्बल्ड में उनके आंसर्स होंगे, यानी कि वो सीरीज में नहीं होंगे। तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूंगा, ए पार्ट को सेम टू सेम लिखिए, ठीक है, और बी पार्ट में नंबर मत लिखिए, एरो मत बनाइए, सिर्फ उसका आंसर लिखिए। जैसे र्यून का आंसर डेस्ट्रॉय है तो र्यून के ठीक सामने क्या लिखिए आप, डेस्ट्रॉय लिखिए, ठीक है, नहीं है तो जो भी वर्ड वहां पर आया है ए पार्ट को सेम टू सेम लिख के बी पार्ट में उसके सामने उसका आंसर लिखना है। याद रखना है, आपको एरोस का यूज नहीं करना है, आपको नंबर्स का यूज नहीं करना है, केवल आपको क्या करना है, केवल और केवल आपको उसके सामने उसका एक्यूरेट आंसर लिखना है, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसका आप ध्यान रखना है। आफ्टर दैट स्टेंजा आता है पोइट्री का। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, पोयम आपकी पढ़ी होंगी, पोयम से पढ़ा हुआ स्टेंजा आएगा। जनरली इसमें एक राइमिंग वर्ड का क्वेश्चन आता है, उसको आप ध्यान से पढ़िए, ठीक है, और आपके पोयम और पोएट के नाम को याद रखिए। पूछा जा सकता है पोयम को किसने कंपोज किया है, या ये लाइंस जो हैं वो किस पोयम से ली गई हैं। तो अगर आपको उनके नाम याद हैं तो आपको मार्क्स मिल जाए। अभी का तो आप जब भी जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं, जो आपकी स्टडी टेबल है, वहाँ पर जितने भी आपके लेसन्स हैं प्रोज और सप्लीमेंट्री में, और जितनी भी पोएम्स हैं उनके लेसन के नेम के साथ, राइटर का नेम और पोएम के नाम के साथ अगर पोएट का नाम आप लेकर रखेंगे तो बार बार आपकी निगाह पड़ेगी और आपको क्वेश्चन, आपको राइटर के नाम और पोएम के नाम और लेसन के नेम और पोएट के नाम आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। आफ्टर दैट सेंट्रल आइडिया, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है और हमको मार्क्स देता है, 3 मार्क्स देता है। हमको करना क्या है, हमको क्या करना है कि हमको कोई भी 2 पोयम 4 लाइंस की लर्न कर लेनी है, कोई भी 2 पोयम 4 लाइंस की लर्न कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर जब 4 लाइंस लिखने के लिए आएंगी तो हमको उन लाइंस को नहीं लिखना है जो लाइंस उस क्वेश्चन पेपर में आई हैं स्टैंजा के रूप में। तो आपको क्या करना है कि 2 पोयम 4 लाइंस की जो होती हैं उनको आप अच्छी प्रकार से लिखिए, कैपिटल लेटर, कॉमा, फुल स्टॉप, इन सब का ध्यान रखेंगे तो 3 मार्क्स आप ये कह सकते हैं बोनस मार्क्स होते हैं। 100% मालूम है कि 4 लाइंस की एक पोयम लिखने के लिए आनी है और 2 पोयम को आप बार बार लिखकर अगर तैयार करेंगे, और बहुत अच्छा रहेगा यदि आप पोयम लिखते हैं और नीचे पोएट का नाम भी लिख देते, तो इट मेक्स अ गुड इंप्रेशन, इसका आपको ध्यान रखना है। आगे हम चलते हैं, हमारा सप्लीमेंट्री पोर्शन आता है। जैसा यहाँ आपको मालूम है 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, आपको याद करना है और अच्छी प्रकार से लिखना है। 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आप फ्री होते हैं,
यहाँ पर आप उसका आंसर अच्छी से अच्छी प्रकार से डिटेल्ड लिख सकते हैं और आपको मार्क्स मिलेंगे। और आखिरी में जो क्वेश्चन है ये ट्रू एंड फॉल्स और एमसीक्यू का आएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि दो क्वेश्चन आपके ट्रू एंड फॉल्स के आएंगे। चैप्टर से रिलेटेड कोई एक स्टेटमेंट होगा, आपको पढ़ना होगा और ये बताना होगा ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके लिए चैप्टर की एक थॉरो रीडिंग जो है वो बहुत आवश्यक होती है। ओके, और फिर आते हैं एमसीक्यू। यहाँ पर एक प्लस पॉइंट होता है कि क्वेश्चन के नीचे 3 उसके ऑप्शन होते हैं, 3 में से एक आंसर होता है, तो यहाँ पर इसको आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान होता है। बट आई विल एडवाइज यू, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप चैप्टर्स की सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स का थॉरो रीडिंग करेंगे तो एमसीक्यू और ट्रू एंड फॉल्स करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप आसानी से मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये सारी बातें मैंने आपको बताई आपके एग्जाम को लेकर। देखिए, यहाँ पर एक अंत में मैं आपको सलाह देना चाहूँगा जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिससे आप बहुत आसानी से पेपर कर लेंगे। जब पेपर आपके पास आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि फर्स्ट आवर जो होता है पेपर का, उसको आपस में डिस्कस करने में कि ये मुझे नहीं आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, एक हौच पौच की स्थिति होती है और यहाँ पर 1 घंटा शुरू का काफ़ी वेस्ट हो जाता है और आखिरी में हमको आती हुई चीज़ें भी हम अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मेरा आपको पर्सनल आपको एडवाइस है कि आप क्वेश्चन पेपर को पढ़िए और जो क्वेश्चन आपको अच्छी प्रकार से आते हैं उन क्वेश्चंस को आप क्या करें, उन सारे क्वेश्चंस को आप सबसे पहले करें। तो जहाँ पर अदर स्टूडेंट अपना टाइम किल कर रहे होंगे पूछने में, बताने में, थोड़ा सा फियरफुल हो रहे होंगे, वहाँ पर आपको उस समय के दौरान आपको उस समय का यूटिलाइज करना है और अपने पेपर को 40 से 50% आपको सॉल्व कर लेना है। तो अंत में जब लास्ट आर आएगा तो यदि कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है तो आपका पर्याप्त टाइम होगा, इनफ टाइम होगा कि आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लें। राइटिंग मेक्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द टीचर्स। राइटिंग सभी पर एक बहुत अच्छा प्रभाव डालती है, तो राइटिंग जितना नीट एंड क्लीन हो सकता है उसका यूज करिए, अच्छी प्रकार से आप पेपर को करिए। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम इंग्लिश पेपर। आई होप आप सबका पेपर बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।